कीकर हो साहब सब जना और केड़ी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई पढ़ाई कर भी रहा हो या टाइम पास कर रहा हो। पढ़ाई नहीं कर रहा हो तो पढ़ाई मत लग जाओ, वैकेंसी कभी भी आ सके और आपने तैयारी शुरू कर देनी है। मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि दीदी पशु परिचर के बारे में बताओ ना। हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं थे, 3-4 कमेंट थे। तो हकीकत में उनको मेरे से उम्मीद थी, तभी उन्होंने मेरे से कमेंट करके पूछा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए मैं एक वीडियो बना लूँ। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया है जिनको हकीकत में पशु परिचर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए। आप तक कुछ भी न्यूज पहुंचाने से पहले, आपको कुछ भी जानकारी देने से पहले मुझे एनालिसिस करना होता है, मुझे सही जानकारी जुटानी होती है, मुझे हर चीज़ को बारीकी से देखना होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपकी पढ़ाई का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ भी झूठा बताऊं जिससे कि आपकी पढ़ाई के साथ में खिलवाड़ हो, क्योंकि मेरे तो कहने का होता है और आपको पढ़ने का होता है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं किसी भी तरह के भ्रम में आपको नहीं रखना चाहती, इसलिए मेरे को जानकारी जुटाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। इस वजह से मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पाई। 2023-24 की जो सबसे बड़ी भर्ती है वो पशु परिचर की है। पशु परिचर की भर्ती निकल रखी है, बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। कोई सही मार्ग पर चल रहा है तो कोई भ्रमित है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में आपके सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, प्रश्न पत्र किस तरीके से हैं एंड कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में अवेलेबल कराई है, आप देख सकते हैं। इस भर्ती का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, पशु परिचर की भर्ती का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि 10वीं तक का इसका बेस है। अगर जिस किसी ने भी 10वीं पास कर रखी है तो वो इस भर्ती के लिए योग्य है और वो इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है और तैयारी कर सकता है। अगर आपकी इसमें नौकरी लग जाए तो कोई हार्ड वर्क नहीं, आरामदायक नौकरी है। इस नौकरी में एक बार लगने के बाद में आप आगे भी अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखो, एक बार गवर्नमेंट, चाहे कोई भी नौकरी हो, छोटी हो या बड़ी, सबसे पहले अपन को इस नौकरी में अपनी टांग फंसाना जरूरी है। एक बार अपन उसमें फंस गए ना, उसके बाद में अपन चाहे अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी चाहे ना तो बड़ी जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा फायदा है वो जो बेरोजगार युवा वर्ग है ना, जिनको नौकरी की सख्त जरूरत है, उनके लिए नौकरी बड़ा बड़ा ही अच्छा अवसर है। वो इस अवसर को अपने हाथ से नहीं निकलने दें, अपना 100% दें, बेस्ट से बेस्ट दें, ताकि आपको ये जॉब मिल जाए। अब आपको लग रहा होगा कि यार इस भर्ती में तो 17 से 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो फिर हमारा कैसे होगा। इस बात को, इस नेगेटिव पॉइंट को सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें। अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो आप तैयारी कैसे करोगे। अभी दिसंबर तक का टाइम है, आप आराम से अगर एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे इस एग्जाम को। तो आपको घबराना नहीं है कि यार इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, क्या पता मेरा होगा भी या नहीं। इस बात को अपने माइंड से, सबसे पहले इस बात को अपने माइंड से निकाल देना है। आप में खुद में आप पॉजिटिव रहें कि नहीं, मैं एक सीट निकाल के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक सीट मेरी है। इस वीडियो में हम सिलेबस, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, इन सब के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि आपको सिलेबस तो पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहला जो आपको वो काम करना है वो ये है कि अपने सिलेबस के प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रख लेना। क्योंकि मैंने ही आपका सिलेबस अभी 2-3 दिन पहले ही देखा है। जब बच्चों के कमेंट आए ना, तब मैंने सिलेबस देखा, क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे देखना चाहिए, बिना सिलेबस के मैं आपको क्या जानकारी दूंगी। तो मैंने सिलेबस देखा। आप जिस जगह पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना, वहां पर उस सिलेबस को चिपका दें, आप अपनी टेबल पर लगा लें। तो मैंने देखा कि आपका जो पशु परिचर का जो पेपर होगा वो उसके 2 भाग होंगे। पहला भाग है जो अभाग, वो 105 नंबर का 105 प्रश्न होंगे। एंड जो सेकंड भाग है वो 45 नंबर का है और 45 एक एक प्रश्न का एक एक नंबर है, तो इस हिसाब से 45 नंबर है। कुल मिला के जो आपका पेपर है वो 150 नंबर का है। जो सेकंड पोर्शन है वो थोड़ा छोटा है, उसका अंक भार कम है, 30% है, उसका जो वेटेज है वो 30% है। और जो फर्स्ट भाग है, भाग अ, उसका वेटेज ज्यादा है, 70% है। एंड जो पहला वाला भाग है, भाग अ, वो बड़ा भी है, एंड जो सेकंड भाग है वो छोटा है। आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आप दोनों भाग अच्छे से क्लियर कर लें, आसानी से पढ़ लें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है। सब एग्जाम में, मोस्टली जो एग्जाम होते हैं उनमें अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो 1/3 होती है,
ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग है भी और कम भी है, ज्यादा नहीं है, 1/4 है। इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। सारी चीजें हैं जो अपने राजस्थान के संदर्भ में है, बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना, आपका सारा कवर हो जाएगा। और राजस्थान के बारे में तो हम सब कुछ जानते ही हैं, हम ठहरे राजस्थानी। और पशु वो तो हम पालते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन्हें तो सब पता ही है पशुओं के बारे में। तो फिर आपको क्या जरूरत है, आप ठहरे राजस्थानी और पशुओं के बारे में आपको सब जानकारी है, तो समझो कि आपका 20-30% तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे आप पढ़ोगे ना, तैयारी करोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। सिलेबस लेंथी होने की वजह से आप हर चीज तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर जो चीज आप पढ़ोगे ना, अगर उसे अच्छे से याद कर लोगे ना, मतलब आप भूलने की आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, तो आप इस पेपर को आसानी से निकाल सकते हैं। और इस पेपर में पढ़ाई के अलावा अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो भी आपका 30-40% ऐसे ही हो जाएगा। तो पहले बात है, इस एग्जाम से रिलेटेड, पशु परिचर की भर्ती से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं, जितनी भी पिछली भर्तियां हुई हैं, उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पत्र जरूर निकालने हैं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न होते हैं। तो ये काम आपको जरूर करना है। दूसरा काम कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा है, अगर आप रात में भी उठ के आपको कोई पूछ लेना तो वो आपको याद होगा। तो इस हद तक, इस सीमा तक आपको उसको याद करना है, इस सीमा तक आपको अपनी पकड़ बनानी है अपने आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस पर। तीसरा काम जो आपकी हेल्प करेगा वो ये है कि प्रैक्टिस। जो कुछ भी पढ़ लिया है, जितना भी पढ़ लिया है ना, सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते जाएं। प्रैक्टिस मतलब प्रश्नों की प्रैक्टिस, जहां कहीं से भी आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको प्रश्न मिले, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करें कि ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन कोचिंग, कोशिश करें कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लफड़े में ना ही पड़े तो अच्छा है। अगर टेस्ट सीरीज ले ली है या लेने का सोच रहे हैं, तो जैसे आपके पास में खाली टाइम है, खाली बैठे हैं और आपके पास में फोन है, तो आप उनमें जो सवाल है उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको उसको बेस बना के नहीं चलना है। बेस तो आपका ओनली बुक एंड प्रैक्टिस बुक। चौथा काम जो आपको करना है कि रिवीजन। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने अच्छा खासा पढ़ लिया, उसके बाद में आपको रिवाइज करते जाना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। क्योंकि दिसंबर में आपके एग्जाम है। अगर आपने तैयारी शुरू करी है तो वो भी 1-2 महीने पहले करी है, तो समझो कि आपके पास में 8-10 महीने का कुल मिला के टाइम है। और अभी से आप काउंट करोगे तो 7 से 8 महीने का टाइम है। तो 7 से 8 महीने में अभी आपको 3 से 4 महीने तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने में भी तो लगेंगे ना। उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है ना आपको दिसंबर तक का, उसमें आपको ओनली एंड ओनली रिवीजन करना है। जो कुछ भी पढ़ा हो उसको रिवाइज करते जाओ, जितनी बार हो रहा है उतनी बार करते जाओ। जितना टाइम मिला उसको ओनली एंड रिवीजन में ही देना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कोई भी आपको आके बोले कि यार वो किताब अच्छी है वो पढ़ ले, आपको नहीं पढ़ना है। ये बात अपने माइंड में बिठा ले कि आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नया पढ़ना है तो अभी आपके पास में 4 से 5 महीने का टाइम है, उसमें ही पढ़ ले। उसके बाद में नहीं, वो टाइम अपना रिविजन के लिए रिजर्व रखें। और पेपर, और उसके बाद में कहीं मॉडल पेपर मिले अपने, उससे आपकी ये सिलेबस से रिलेटेड, पशु परिचर की भर्ती से रिलेटेड मॉडल पेपर मिले तो उनको जरूर सॉल्व करना है। अगर ये काम कर लोगे ना तो आपका आधा तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अब पीछे रहा आपको पढ़ना, तो हम देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ज्यादा लालच में नहीं पढ़ना है। आपको जो फिक्स सवाल आ रहे हैं, जिनके आंसर आपको एकदम से राइट पता है, वो ही आपको आंसर करने हैं। उसके बाद में 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो आप कंफ्यूजन वाले हैं, तो उसमें से कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। अपन क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं ना, तो अपन को लगता है कि यार ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। इस चक्कर में हम बहुत सारा करके आ जाते हैं, और जब नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज का। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपके एग्जाम दिसंबर में है तो दिसंबर तक आप आसानी से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप एक सही रणनीति फॉलो करोगे तो आप इसको क्लियर भी कर लोगे। अब हम देखते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कि आपको अपने दोनों पार्ट की तैयारी कैसे करनी है, भाग अ एंड भाग ब। सबसे पहले अपन देखेंगे भाग ब को देखते हैं, क्योंकि छोटा भाग है, जल्दी से निपट जाएगा। तो उसमें आप एक काम करिएगा, एक कोई गाइड ले आइए, एक कोई अच्छी सी, आपको जो अच्छी लगे, जो समझ में आए, जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, वो गाइड ले आइए। गाइड सारी अच्छी है, किसी में मैटर थोड़ा सा कम है, किसी में ज्यादा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
आपके मन को जिस गाइड से संतुष्टि मिले ना वो ले आइए। एक गाइड ले आए, उसमें भाग ब है, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद में जितने भी PYQs है ना, इस भर्ती से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछली बार, पिछले टाइम में, पिछले वर्षों में जो भी एग्जाम हुए हैं वो सारे PYQ सॉल्व कर लीजिए। आपका 100% भाग ब तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और विश्वास करके पढ़िएगा। आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्याप्त नहीं है। जो पढ़ रहे हो ना, अगर आप उसी चीज को, ये गाइड एंड PYQs, गाइड को अगर आप 5 से 6 बार पढ़ लोगे ना तो वैसे आपका भाग ब तो तैयार हो जाएगा। भाग ब छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद में रहा अपना भाग अ, तो ये बड़ा है, इसमें आपके 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। तो अपन देखते हैं कि इनको कैसे क्लियर करना है। पूरे प्रश्न पत्र का जो 70% वेटेज है ना वो भाग अ में है एंड 30% है भाग ब में। भाग अ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस में ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, फालतू की चीजें पढ़ने से बचना है। और ये जो आप ऑनलाइन का थोड़ा चक्कर ज्यादा है, आपकी मन की शांति के लिए ऐसा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल ले लीजिए। मैं आपको मना नहीं करूंगी, क्योंकि देखो मन की संतुष्टि भी जरूरी है, इसलिए आप ले सकते हैं कोई भी ऑनलाइन कोर्स। लेकिन खाली आप उसको ही बेस नहीं बनाना है, आप अपना 20% टाइम है वो उसको देना है। उसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलूंगी कि इस भर्ती में 80% भाग, 80% जो आपका टाइम है ना वो अपनी किताबों को देना है, अपनी किताबों को बेस बना के पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको काम करना है भाग अ के लिए वो ये है कि PYQs निकालने हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न किस पोर्शन से कितने आए हैं, क्योंकि देखो इन्होंने सिलेबस तो दे दिया है, लेकिन उस सिलेबस में जो टॉपिक है ना वो क्लियर उन्होंने नहीं दिए। खाली उन्होंने एक बड़ा सा हेडलाइन दिए है कि ये है सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। उन्होंने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक मेंशन नहीं कर रखे हैं। इसलिए आपको ये काम करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको पता चलेगा कि उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से सवाल बन रहे हैं। तो PYQs निकालना आपके लिए वो पहला काम है और इम्पोर्टेंट काम है, ये भूलना नहीं है। भाग और शुरू करने से पहले आप ये काम कर लेंगे। ये जो आपकी पशु परिचर की भर्ती है 10वीं लेवल तक की है, माध्यमिक स्तर तक की है, तो इसमें माध्यमिक स्तर तक की जो बुक्स है ना वो आपकी सफलता में बहुत ही अहम एंड बड़ा रोल प्ले करेगी। तो सबसे पहला आपको काम यही करना है कि जो अपने राजस्थान बोर्ड की 10वीं तक की जो बुक्स है ना, आप जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है ना उनसे रिलेटेड जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है वो आपको उन्हीं को बेस बनाकर आगे बढ़ना है, उन्हीं को पढ़ना है। और पढ़ते 2-3 बार जैसे ही उन किताबों को पढ़ लो ना, उनकी नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे ना तो इतनी बुक्स का सारा आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाए, ये काम आप जरूर करें। इन बुक्स के अलावा मार्केट में इन सब बुक्स की सार संग्रह भी मिलती हैं, अगर आप वो लोगे तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा बेटर बुक्स रहेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान की बुक है, तो उनका तो कहना ही क्या, वो जो सार संग्रह बन रहा है वो उन्हीं में से बन रहा है। तो आप इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है ना वो राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, तो आपको राजस्थान को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें पढ़नी है। इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट है वो है साइंस है, तो साइंस ज्यादा हार्ड नहीं है, जनरल साइंस है। तो इसके लिए आप 6ठी से 10वीं तक की जो अपने बोर्ड की बुक्स हैं साइंस की वो पढ़ लेवे, इतना काफी है। उनके नोट्स जरूर बना लेवे, साथ में जो भी मैं बता रही हूँ ना, जो भी किताबें आप पढ़ोगे ना उनके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलना। फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, तो मैथ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको मैथ समझ में आ रही है, आपका इंटरेस्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ में नहीं आ रही है तो फिर एक काम करें कि जो 6ठी से 10वीं तक की जो बुक है, सबसे पहले 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें लेवें, उनमें ज्यादा मैथ हार्ड नहीं दे रखी है, वो छोटे लेवल की हैं, तो उनको मिलाएं। जब आपको लग रहा है कि हाँ यार समझ में आ रहा है, तो 9वीं 10वीं की किताबें साथ में मिलाते जाना। फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, तो आपको सामाजिक अध्ययन के लिए 6ठी से 10वीं तक की किताबें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पढ़नी है। इसके साथ में अगर आपके पास में गाइड है, क्योंकि गाइड तो आप खरीदोगे ही, तो गाइड का सहारा भी ले लें। इससे आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि बुक में आपकी जो आप सामाजिक अध्ययन के लिए बुक पढ़ोगे ना उनमें तो बहुत सारे टॉपिक होंगे, तो आप छांट सकोगे गाइड के बेस पर कि कौन कौन से टॉपिक आपको उन बुक्स में से पढ़ने हैं, और उन बुक्स के भी नोट्स बनाते चले साथ में।
फिर भूगोल है, भूगोल भी राजस्थान से रिलेटेड ही है, भूगोल की बुक पढ़े। अपने सामाजिक अध्ययन की जब आप बुक पढ़ोगे ना 6ठी 7वीं 8वीं, तो उसमें आपके जो भूगोल का टॉपिक है वो टॉपिक भी आपको साथ में पढ़ने हैं। और उसके अलावा आपको गाइड में से भी अपनी भूगोल क्लियर करनी है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, राजस्थान की भूगोल है, सरल ही अपन पढ़ते आए हैं और आप समझ भी लोगे आसानी से। और जो फिर इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है राजस्थान की इतिहास, कला एंड संस्कृति। तो इसके लिए आप जैसे सामाजिक अध्ययन की बुक तो पढ़ोगे, इसके अलावा आप एक शिखवाल की बुक आती है राजस्थान इतिहास एंड कला, वो बुक ले आए। उसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है, तो आप आसानी से उसको भी क्लियर कर लोगे। इसके बाद में आप गाइड का सहारा भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वो तो पढ़ोगे, बेस तो आपका वो ही है। इसके अलावा आप ओनली एक बुक का सहारा ले सकते हैं, इससे ज्यादा है। आपका जो करंट अफेयर, आपके उसमें करंट अफेयर भी है, तो करंट अफेयर के लिए आपको करंट अफेयर है वो भी राजस्थान के संदर्भ में ही है। तो अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ें तो उसके राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ें। और उसके अलावा अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो मूवल की जो आती है ना बुक, 6 माही आती है और वार्षिकांक आती है राजस्थान के संदर्भ में, वो पढ़ सकते हैं। अच्छा है कि अगर आप साथ में पढ़ोगे तो आपका साथ में क्लियर होता जाएगा। लास्ट में एक साथ पढ़ने में थोड़ा जोर आता है, थोड़ी दिक्कत आती है, तो कोशिश करें कि साथ साथ में उसको मेंटेन करके चलें। सिलेबस इसका लंबा जरूर है लेकिन हार्ड नहीं है। आप कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंट रहकर पढ़ोगे ना तो आपका कवर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। और इसमें हार्ड ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती है। सारा अपने राजस्थान से रिलेटेड है, आप बहुत ही सरल तरीके से इन सब चीजों को समझ लोगे। एक गाइड आप है ना जरूर ले आए। मार्केट में अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी गाइड है, आपको जिस गाइड पर विश्वास है ना, आपका मन जो मानता है वो गाइड ले आए। मैं आपको गाइड का इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपका जो सारा मैटर है ना बिखरा बिखरा, वो आपको एक जगह मिलेगा। एक तो आप देखो बिखरा बिखरा पढ़ोगे तो थोड़ा डाइवर्ट होने के चांस रहते हैं, और एक गाइड लेके पढ़ोगे ना तो सारी की सारी चीजें, सारी सामग्री आपको एक जगह मिल जाएगी। पहले आप गाइड पढ़ लें, उसके बाद में ये सारी राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़े। और राजस्थान बोर्ड की किताबें आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है ना माध्यमिक स्तर तक का है, तो इसलिए आपको बुक तो जरूर पढ़नी ही है। लेकिन पहले अगर आप गाइड पढ़ोगे ना तो जैसे ही आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एंड कौन से छोड़ने हैं। हर चीज का बार बार अभ्यास करें, जो पढ़ा है उनका बार बार रिवीजन करें, बार बार अभ्यास करें और भटकने से बचें। अपने मटेरियल के प्रति भटकने से बचें एंड अपना ध्यान भटकाने से भी बचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगी। धन्यवाद।